तो लास्ट मंथ हमने 5 जून को मीटिंग की थी। तब इलेक्शन के रिजल्ट आ चुके थे और उसके बाद एक पुल बैक की शुरुआत हुई थी। और हमने ये कहा था कि जो एग्जिट पोल के रिएक्शन में जो मंडे को 3 जून को टॉप बने थे, वो 23,338 के थे। ये जो हाई था, और हमने कहा था कि ये इमीडिएट टारगेट है, और 23,338 के ऊपर 50 निकलता है तो फिर 23,800, और उसके बाद 24,700 नेक्स्ट मेजर टारगेट रहेंगे। निफ्टी ने जो पुल बैक रैली शुरू की थी वो कंटिन्यू की, 23,338 का लेवल क्रॉस किया, और 24,174 का ड्यूरिंग द मंथ हाई बनाया, और 24,010 पे क्लोज किया। पूरे महीने की बात करें तो जून महीने में निफ्टी में 6.6% की बड़ी उछाल देखा गया। आगे के लिए हम कौन से लेवल देखते हैं, तो 24,700 का जो हमने मेंशन किया था वो नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट है। इनफैक्ट जो भी हिस्ट्री है निफ्टी जब से शुरू हुआ, तो लॉन्गर टर्म चार्ट्स को हमने देखा, और उसका जो एक्सटेंशन लेवल है फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल, तो वही एक्सटेंशन लेवल 24,700 का है। और इसीलिए हमने टारगेट कुछ मीटिंग्स पहले भी मेंशन किया था, तो यही टारगेट हम फिर से रिइटरेट कर रहे हैं। 24,700 क्रॉस होता है तो फिर 25,400, और उसके बाद 26,600 नेक्स्ट मेजर टारगेट रहेंगे। ऑन द लोअर साइड ये जो टॉप्स रिसेंट बने हैं उनको कनेक्ट करते हैं तो एक राइजिंग ट्रेंड लाइन आती है, और उसी का एक इमीडिएट सपोर्ट निफ्टी को 23,500 के आसपास मिलेगा। और ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर 20 वीक मूविंग एवरेज जो यहाँ पे है 22,700 के आसपास, वो नेक्स्ट डाउन साइड लेवल टू वॉच आउट रहेगा। तो ओवरऑल व्यू हमारा पॉजिटिव है, और अपसाइड टारगेट्स के लिए अभी भी निफ्टी के लॉन्ग होल्ड किए जा सकते हैं, इस पे पॉजिटिव व्यू होल्ड किया जा सकता है। दूसरा बड़ा इंडेक्स निफ्टी बैंक है, इसकी बात करें तो अभी ये 53,000 के आसपास चल रहा है। इलेक्शन के पहले जो टॉप बना था 3 जून को, वो 51,133 था, और उसके बाद इलेक्शन के रिजल्ट के दिन इसमें 46,077 का बॉटम बना था। और ये एग्जैक्टली इसकी 200 डे मूविंग एवरेज के साथ कोइंसाइड हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसने होल्ड किया, और फिर वहां से जब रिकवर हुआ तो हमने लास्ट मंथ के वेबिनार में भी बोला था कि 51,133 के क्रॉस होने पे 53,000 नेक्स्ट टारगेट रहेगा। और ये टारगेट एग्जैक्टली रिसेंट पास में अचीव हुए। हमारे हिसाब से निफ्टी बैंक अभी भी पॉजिटिव है, और इसमें जो नेक्स्ट टारगेट्स हैं वो 56,000 और 57,300 के आ रहे हैं। तो इस पे भी पॉजिटिव होल्ड किया जा सकता है। तो ये निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स है, इसमें आपको याद होगा हमने अप्रैल के वेबिनार में एक बुलिश व्यू इनिशिएट किया था। रीजन हमने उस टाइम पे मेंशन किया था कि पीएसयू बैंक इंडेक्स ने तो काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस पिछले 1 डेढ़ साल में दिखाया था, पर ये इंडेक्स था वो 2023 में भी आउट अंडर परफॉर्मर था कंपेयर टू पीएसयू बैंक इंडेक्स। और 2024 में भी जब अप्रैल में हम बात कर रहे थे तो इसने सिग्निफिकेंट अंडर परफॉर्मेंस तब तक किया था। और ये चार्ट हमने आपके सामने रखा था, और यहाँ पे ये ब्रेकआउट उस टाइम पे कंफर्म हो रहे थे। तो हमने उस टाइम पे ये 23,900 का लेवल था, और हमने 25,000 और 26,000 के टारगेट की बात की थी। तो अभी ये इंडेक्स ने 26,000 का टारगेट अचीव कर लिया, 26,500 के अभी ये खड़ा है। हमारे हिसाब से अभी भी अपने की इसमें गुंजाइश है, और 28,500 से लेके 29,000 के नेक्स्ट टारगेट जोन के लिए इसको होल्ड किया जा सकता है। इनफैक्ट इसके ईटीएफ्स भी अवेलेबल हैं, निफ्टी बैंक के और निफ्टी प्राइवेट बैंक के ईटीएफ्स भी अवेलेबल हैं। इनके थ्रू हमने लास्ट टाइम भी बोला था कि इस पर पॉजिटिव व्यू लिया जा सकता है, पोजीशन ली जा सकती है। तो ईटीएफ्स के थ्रू ये ट्रेड अभी भी किया जा सकता है। निफ्टी फार्मा इंडेक्स पे तो हम काफी महीनों से पॉजिटिव है। इनफैक्ट सितंबर 2023 में ये ब्रेकआउट कंफर्म हुए थे इसके। ये जो निफ्टी फार्मा इंडेक्स का मंथली चार्ट है, तो तब से लेके हमने इस पे पॉजिटिव व्यू इनिशिएट किया था। करीबन 14,500 के आसपास के लेवल थे। 18,300 का हमारा इनिशियल टारगेट था, और उसके बाद 21,800 के नेक्स्ट बड़े टारगेट के लिए हम इसको देख रहे हैं। और लास्ट मंथ भी हमने इस पे पॉजिटिव व्यू रीट्रीट किया था,
अभी ये 20,200 पे आ गया है, पर अभी भी हमको लगता है कि इस 21,800 के टारगेट आने बाकी हैं। और काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं विद इन फार्मा इंडेक्स जो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो ये कुछ नाम है, इनके थ्रू इसमें प्ले किया जा सकता है। और फार्मा के ईटीएफ्स भी अवेलेबल हैं एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे, तो फार्मा के ईटीएफ्स को भी एक्यूमुलेट किया जा सकता है। एक स्टर्निंग रिबाउंड निफ्टी के आईटी इंडेक्स में लास्ट मंथ में देखा गया है। लास्ट मंथ इसने जो बॉटम बनाया वो एग्जैक्टली इसका 20 और 34 मंथ की मूविंग एवरेजेस थी, वहां पे इसने सपोर्ट लिया और वहां से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखा है। अभी ये वापस से अपना जो रेजिस्टेंस जोन था उसको अप्रोच कर रहा है। इनफैक्ट इसमें आपको याद होगा हमने यहाँ पे पिछले 7-8 महीने पहले ये जब रेजिस्टेंस जोन क्रॉस हुआ था तब बाय इनिशिएट किया था और हमने 39,400 के टारगेट दिए थे। उसके काफ़ी नज़दीक जाने के बाद इसमें स्टीप करेक्शन आया और वहां से फिर ये अभी बढ़ के वापस से उसी रेजिस्टेंस जोन को अप्रोच कर रहा है। तो अभी कुछ दिनों में रिजल्ट सीजन शुरू होगी और लास्ट मंथ जो करेक्शन शुरू हुआ था लास्ट क्वार्टर में 3 महीने पहले, वो इन्हीं आईटी कंपनीज के नेगेटिव आउटलुक देने की वजह से शुरू हुआ था। तो अभी ये पुल के बैक के बाद ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि आईटी कंपनीज हैं जो अपने रिजल्ट के साथ साथ आउटलुक देती हैं उसमें क्या बोलती हैं, तो उस पर डिपेंड करेगा कि ये अर्सवाइल रेजिस्टेंस जोन है यहाँ से वो रेजिस्ट होती हैं कि इसको क्रॉस करती हैं। अगर ये 39,000 के लेवल को क्रॉस कर लेती हैं तो एक बड़ा ब्रेकआउट आएगा और फिर हम फर्दर हाई लेवल्स की बात करेंगे। फॉर द टाइमिंग विद इन आईटी स्पेस ये स्टॉक्स हैं हमको बेटर लगते हैं। विप्रो में इनफैक्ट हमारा जो प्रो अल्फा का प्रोडक्ट है उसमें हमने रिसेंटली बाय भी दिया था और उसमें करीबन 10-12% के टारगेट भी अचीव हुए। और टीसीएस टेक महिंद्रा भी रिलेटिवली बेटर चार्ट्स हैं और मिड कैप में एम्फेसिस हमको अच्छा लगता है। इस बार हम जो एक नया सेक्टर तो वॉच आउट लेके आ रहे हैं वो स्पेशलिटी केमिकल का सेक्टर है। तो कुछ एक चार्ट्स मैंने यहाँ पे रखे हैं। आप अगर उनके रेट्स देखेंगे, चार्ट्स देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि जो स्पेशलिटी केमिकल का जो सेक्टर है इसने पिछले 1-1.5 साल में 2 साल में काफी अंडर परफॉर्म किया है। फॉर एग्जाम्पल दीपक फर्टिलाइजर है, इसका ऑल टाइम हाई 1062 था। और ये सारे ही हाई जो मैं बता रहा हूँ वो 2021 के एंड में 2022 की शुरुआत में बने थे। तो करीबन जैसे मैंने बोला 2-1.5 साल से ये स्टॉक्स ने काफी अंडर परफॉर्म किया है। और ऊपर के लेवल से अगर आप रेट्स देखेंगे तो करीबन 30, 40, 50% डाउन है। सिमिलरली अगर फेयर केम ऑर्गेनिक्स की बात करें तो ये ऑल टाइम हाई 40 था और अभी ये 1460 पे चल रहा है। अगर क्लीन साइंस की बात करें तो ये 2700 का हाई था, अभी ये 1482 पे चल रहा है। एथर इंडस्ट्री 1209 का हाई था, अभी ये 927 पे चल रहा है। प्रीवियस स्पेशलिटी केमिकल 2250 के आसपास का हाई था, अभी ये 1600 के आसपास चल रहा है। फाइन ऑर्गेनिक 7300 ऑल टाइम हाई था, अभी ये 5300 पे चल रहा है। तो अगर इन सब चार्ट्स में आप कॉमन चीज देखेंगे तो एक बड़े फॉल के बाद काफी अच्छा फेज इनका कंसोलिडेशन का रहा है। मल्टी मंथ इन्होंने यहाँ पे बेस बनाया और ये बेस बनाने के बाद इनमें लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे हम ब्रेकआउट कंफर्म होते हुए देख रहे हैं। तो इस एलिवेटेड मार्केट में जहाँ पे हमको सेफ्टी लगती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर लग रहा है, वो एक ये सेक्टर है जहाँ पे हमारा मानना है कि अगर आप किसी और सेक्टर में से किसी और स्टॉक्स में से प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो उसको पार्क करने के लिए ये बहुत अच्छा सेक्टर बन जाता है। तो इसमें आप थोड़ा सा अलोकेशन डेफिनेटली कर सकते हैं नेक्स्ट 1 से 1.5 साल के व्यू से। ट्रू अल्फा जो हमारा टेक्निकल फिक्स का सेगमेंट है जिसमें 1-2 महीने के होराइजन से हम कॉल्स देते हैं, निफ्टी 500 का यूनिवर्स रहता है उसमें। लास्ट मंथ का अपडेट देखे तो टोटल 20 रिकमेंडेशन थी जो हमने ड्यूरिंग द मंथ ली या प्रीवियस मंथ की क्लोज हुई। तो 6 में टारगेट अचीव हुए, 2 में स्टॉप लॉस हिट हुए और 12 ओपन है। ये एज ऑन लास्ट मंथ के क्लोज का अपडेट है। जुलाई में जो डेवलपमेंट्स हुए वो इसमें हमने इंक्लूड नहीं किए। प्रोग्रो प्रो की अगर बात करें, प्रोग्रो हमारा टेक्नो फंडा रिकमेंडेशन का सेगमेंट है जिसमें हम 3 से 4 क्वार्टर के परस्पेक्टिव से रिकमेंडेशन देते हैं। अगेन यूनिवर्स रहता है इसमें निफ्टी 500 स्टॉक्स का। तो वहाँ पे कोई नई रिकमेंडेशन तो हमने नहीं दी, पर 4 जो प्रीवियस रिकमेंडेशन थी उसमें 3 में टारगेट अच्छे हुए और 1 में स्टॉप लॉस हुआ।
तो जो भी हम अपनी रिपोर्ट्स रिकमेंडेशन है वो सारी हम टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करते हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी आपकी स्टॉक रिलेटेड क्वेरीज हैं वो ये नंबर पे आप पूछ सकते हैं। यूजुअल डिस्क्लेमर है, जो भी स्टॉक्स की हमने बात की वो हमारे पर्सनल होल्डिंग में हो सकती है, हमारे रिलेटिव्स के पास हो सकती है, हमारे क्लाइंट्स का भी इसमें होल्डिंग हो सकता है। और डिटेल डिस्क्लेमर के लिए यू कैन विजिट दिस लिंक। दिस कंक्लूड्स माय पार्ट। आई विल हैंड ओवर टू निहाल फॉर रेस्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन। थैंक यू। तो एज ऑलवेज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंडेक्स रिटर्न के स्लाइड को देख के। तो निफ्टी 50 और ये आपको नंबर अच्छे दिखेंगे बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल हमें याद रखना चाहिए कि 4 जून को, और हाँ 4 जून को जो हमारे रिजल्ट आए थे उसकी क्लोजिंग से आज की क्लोजिंग में हम देखें तो निफ्टी हैज जम्प्ड अप अराउंड 11%। स्मॉल कैप ऑलमोस्ट डबल का जंप है, मतलब 19.8%। मिड कैप ऑल्सो हैज कम अप हैंडसमली अराउंड 15.2%। तो ये काफी अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला था आफ्टर द रिजल्ट डे का जो भारी कट्स देखे गए थे हमने हर एक इंडेक्स में। एंड ग्लोबली भी देखने जाए तो नैस्डैक एंड S&P 500 हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल। वहाँ पे भी जो जैसे जैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, एनवीडिया का भी हमने देखा था, इट रीच द रिकॉर्ड हाई एंड दोज ऑल थिंग्स रियली हेल्प देम दोज इंडेक्सेस टू गो अप। जीएसटी की अगर हम बात करें तो ये महीने जीएसटी का जो ग्रोथ है वो 3 ईयर लो पे था। अराउंड 8% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ था जीएसटी। बट हमें ये याद रखना चाहिए कि दिस इज नॉट अ बैड नंबर। हाँ 3 साल में सबसे स्लो ग्रोथ है, बट देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स लाइक जो लास्ट 3 ईयर्स या 2 ईयर्स थे उसमें हमने एक बहुत ही अच्छा अपमूव देखा था हमारे जीएसटी कलेक्शंस में। उसके बाद देर आर पीपल हु सेइंग that ये थोड़ा प्लेटो हुआ है एंड इट इज जस्ट फॉर अ मंथ। सो मंथ ऑन मंथ तो हमें कंपेयर करना ही नहीं चाहिए कि 2.1 से 1.7 है फिर 1.74 ही है। तो वैसे तो हमें कंपेयर करना ही नहीं चाहिए एनीवेज। बट देन उसके बाद भी 8% इज नॉट अ वेरी बैड नंबर कि जो जीएसटी कलेक्शन में हमारे ग्रोथ आया है। जबकि दूसरे पैरामीटर जो है वहाँ पे इंडिया स्टिल स्टैंड्स रोबस्ट। तो लास्ट 2 महीने में जब एफआईआईज ने भारी सेलिंग करी थी उसके बाद फॉर द मंथ ऑफ जून दे टर्न नेट बायर्स। 20 बिलियन रुपीस का उनका बाइंग रहा है फॉर द मंथ ऑफ जून आफ्टर ऑल द इलेक्शन अनसर्टनिटीज एंड दैट ऑल। वो पिक्चर के बाहर जैसे चला गया, एफआईआईज हैव कम बाइंग, आई हैव टर्न पॉजिटिव उनका कैश फ्लो। तो ये एक अच्छी बात है। एंड एज दी certainty of this government is now there for the foreseeable future, तो वैसे ही FIIs will look at strong developing countries, fastest developing country like India for further infusion of their money। जो क्रेडिट ग्रोथ है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 16.2% का था हमारा। मई मंथ का ये नंबर होता है, तो वो भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है नंबर। एंड वी विल हैव अ कीन आई ऑन हाउ द बैंक्स एंड द एनबीएफसीज रिपोर्ट द नंबर, उसमें कैसे उनका क्रेडिट ग्रोथ आ रहा है वो उस पर हमारी आई रहेगी। दैट शुड बी अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर के आगे जाके इकोनॉमी भी कैसे परफॉर्म करने वाली है, कैसे हमारे बैंक्स के रिजल्ट आ सकते हैं, उस पर एक नज़र रहेगी। इंडिया का जो पीएमआई है दैट इज एट 58.3, स्ट्रॉन्ग एज एवर, 50 के ऊपर कंफर्टेबली है अभी। तो इट इज़ अ वेरी गुड नंबर टू हैंग ऑन टू। तो ऑल इन ऑल जो 8% का जो नंबर था जीएसटी का वो उतना ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग नहीं है। वो हमारा एक कहना था, यस 3 ईयर लो बट नॉट डिसअपॉइंटिंग एट ऑल। तो अभी हम बात करेंगे एक
कंपनी की जिसपे हमने इनिशिएट किया था इन द लास्ट मंथ, टिप्स इंडस्ट्रीज। तो टिप्स इंडस्ट्रीज का मेन काम है म्यूजिक प्रोडक्शन में। तो आप कोई भी मूवीज देखते हो तो उन सॉन्ग के ऊपर आप या तो टी सीरीज का सिंबल देखोगे, या तो सारे गामा का सिंबल देखोगे, लोगो देखोगे सॉरी, या तो टिप्स का लोगो देखोगे। तो हम वो चीज़ें ज़्यादातर देखते नहीं है, बट इट इज़ ऑलवेज देयर। तो टिप्स जो है वो टी सीरीज और सारे गामा के जैसे ही म्यूजिक प्रोडक्शन का काम करती है। 75% ऑफ देयर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम ऑनलाइन स्ट्रीमिंग। उसमें स्पॉटिफाई आ गया, जियो सावन आ गया, यूट्यूब आ गया। यूट्यूब में से उनका 50% रेवेन्यू आता है। एंड द अदर रेस्ट 25% कम्स फ्रॉम आर्टिस्ट मैनेजमेंट, थर्ड पार्टी लाइसेंसिंग, एंड जो इवेंट्स वो होल्ड करते हैं। आर्टिस्ट मैनेजमेंट में जैसे एक छोटा सा सिंगर है जो इतना पॉपुलर नहीं है, उनको उन्होंने एक अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट में ले लिया कि यू विल सिंग फॉर अस, आप सिर्फ हमारे लिए गाओगे, एंड सो ऑन। मतलब अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। उनको अपस्किल कराते हैं, उनकी स्किल्स डेवलप करते हैं। एंड फिर वैसे वो कहीं पे भी कॉन्सर्ट्स में जाए तो उनका जो भी रेवेन्यू और वो सब कलेक्ट करते हैं उसमें से दे गेट अ गुड कट। तो वो हो गया आर्टिस्ट मैनेजमेंट। थर्ड पार्टी लाइसेंसिंग, उनके जो भी सॉन्ग्स होते हैं वो लिरिक्स एंड वो सब बाहर दूसरे अगर बनाना चाहते हैं तो उनको भी दे सकते हैं। हम काफी रिप्राइज वर्जन सॉन्ग्स के सुनते हैं। तो वो जो पुराने ओरिजिनल टिप्स के पास हो उन पे अगर किसी और को एक रिप्राइज वर्जन या न्यू वर्जन बनाना हो तो उसके लिए भी वो दे सकते हैं। तो ये टिप्स का अगर आप देखोगे तो देयर अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन इन दिस कंपनी। जो कंपनी 2013-14 में नेट मतलब डेट वाली कंपनी थी, 120 करोड़, -120 करोड़ देख सकते हैं कि इट वाज अ नेट डेट कंपनी, वो आज 275 करोड़ के नेट कैश पे बैठी है। तो वन ऑफ द रीजन इज कि उसका जो टिप्स फिल्म्स का जो बिजनेस था उसने वो अलग कर दिया है। तो देर आर टू कंपनीज नाउ, टिप्स इंडस्ट्रीज एंड टिप्स फिल्म। वी आर हियर टॉकिंग ओनली अबाउट टिप्स इंडस्ट्रीज जो सिर्फ सॉन्ग्स पे कॉन्सेंट्रेट करती है, एंड टिप्स फिल्म्स नहीं जो मूवीज बनाती है। तो टिप्स फिल्म्स का भी एक फायदा है कि टिप्स फिल्म्स के जो भी सॉन्ग्स हो, तो टिप्स इंडस्ट्रीज एज द फर्स्ट राइट टू से नो। अगर वो ना बोलते तो टिप्स फिल्म्स गो समवेयर एल्स, टू सारेगामा, टू सीरीज और एक्सेट्रा, कि आप भी हमारा म्यूजिक लो, बट द फर्स्ट राइट इज विद टिप्स इंडस्ट्रीज। तो उसके बाद भी हम देखें तो टिप्स ने एक बहुत ही क्लियर स्ट्रेटेजी अपनाई हुई है। जो भी वो कंटेंट अक्वायर करते हैं, जैसे मान लो कि कोई भी एक नया मूवी आया, जैसे कल की फॉर एग्जांपल, वेरी पॉपुलर राइट नाउ। तो कल की का जैसे मूवी आ रहा है उसके सॉन्ग्स के लिए टिप्स बिड करेगा, सारेगामा बिड करेगा, टी सीरीज बिड करेगा। बट टिप्स का एक क्लियर फॉर्मूला है कि वो बिडिंग वॉर्स में नहीं जाएगा। इट विल गो डायरेक्टली टू द मूवी प्रोड्यूसर कि मेरे को आपके मूवी के सॉन्ग्स चाहिए, एंड आई विल पे यू एक्स एक्स अमाउंट टू अक्वायर दैट कंटेंट। अगर वो प्रोड्यूसर ना बोलता है एंड बोलता है कि यू हैव टू बिड एंड सो ऑन, तो दे डू नॉट टेक दोज मूवीज एट ऑल। तो ये जो हाई बजट मूवीज होती है वो जनरली टिप्स नहीं लेता है। वो उनका स्ट्रैटेजी है कि जो भी वो मूवी ले, उनके सॉन्ग अगर 3 इयर्स में पे बैक करते हैं तो वैसी मूवीज वो लेता है। जो नंबर 5 इयर्स है फॉर सारेगामा, 5 इयर्स लगते हैं सारेगामा को अपना कंटेंट कॉस्ट रिकवर करने में, जबकि टिप्स को लगते हैं ओनली 3 इयर्स। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। एंड और एक चीज है कि सारेगामा टेक्स मेनी इयर्स टू राइट ऑफ द कंटेंट कॉस्ट, द एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ कंटेंट। पर जबकि टिप्स का क्लियर फंडा है कि वो जिस क्वार्टर में अपना कंटेंट कॉस्ट का खर्चा लेंगे उसी क्वार्टर में वो राइट ऑफ कर देंगे। एंड दे ओनली हैव अबाउट बजट ऑफ अबाउट 30% ऑफ रेवेन्यू दैट विल गो टुवर्ड्स एक्विजिशन ऑफ न्यू कंटेंट। जो लास्ट ईयर में थोड़ा कम रहा था बिकॉज जो कुछ मूवी के रिलीजेस थे वो थोड़े डीले हुए थे। तो इन दिस ईयर द नंबर मे बी अ बिट हायर। मैनेजमेंट ने खुद ने बोला है कि वो 30 के बदले शायद 34-35% हो सकता है, बिकॉज द मूवीज गॉट डिलेड। बट मोर और लेस 30% रहेगा, एंड दैट इज अ वेरी गुड नंबर। उससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि मार्जिन उनका कितना अच्छा रहेगा। एंड वन ऑफ द big green shoots for this industry, not only for tips but for Saregama as well, is the premiumization। जैसे कि आप सारे मतलब सॉरी स्पॉटिफाई सुनते हैं या यूट्यूब सुनते हैं,
तो उसमें आपको आता है कि अगर आप फ्री में सुन रहे हो तो इतने सारे एड्स आते हैं, और उसमें आपको बोलते हैं कि आप प्रीमियम ले लीजिए, प्रीमियम ले लीजिए। तो अगर आप प्रीमियम लेते हैं तो वो वाले यूजर्स से प्रोड्यूसर्स लाइक टिप्स अर्न अ लॉट मोर देन द फ्री यूजर्स। और जैसे इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, द नंबर ऑफ प्रीमियम यूजर्स आर ग्रोइंग एट अ वेरी रैपिड पेस। तो ये इंडस्ट्री का भी हम अगर ग्रोथ देखें तो लास्ट 5 years में, सॉरी, फॉर 5 years it is projected to grow at around 14-15%. that is a very good growth. एंड जो लास्ट 3-4 years में देखे तो टिप्स हैज ग्रोन एट 2.8x द पेस ऑफ द इंडस्ट्री। तो उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि उनका कंटेंट एक्विजिशन कितना स्ट्रांग रहा है, एंड वो कितने अच्छे से जो ग्रोइंग सेक्टर है उसमें परफॉर्म कर रहा है। तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग अबाउट टिप्स इंडस्ट्रीज के इट इज ग्रोइंग एट 2.8x द पेस। और वो लोग बहुत ही अच्छा कैश फ्लो से अपना पैसा बनाते हैं, उसका कैश फ्लो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। तो उसके वजह से दे हैव 275 करोड़ जो मैंने आपको बोला था कि नेट कैश है, उसमें से दे डू अ लॉट ऑफ बायबैक्स, दे गिव डिविडेंड्स। ये जो लास्ट 2 years है, 3 years, उसमें ही आप देख सकते हैं कि उनका 40 करोड़ बायबैक्स में गया है। उससे पहले 21 करोड़ बायबैक में गया था। इस साल उन्होंने 77 करोड़ रुपीज डिविडेंड में दिए हैं। तो दिस इज अ वेरी हाई ROC ROE कंपनी है सर। ROC ROE काफी हाई है, एंड कैश भी काफी हाई है, तो उसकी वजह से उनका डिविडेंड पे आउट रेशियो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये रिवॉर्ड करते रहते हैं अपने शेयर होल्डर्स को। तो ये कुछ सॉन्ग्स है, मतलब राजा हिंदुस्तानी, हीरो नंबर वन, रेस 2, ये सारे काफी फेमस मूवीज है। खलनायक है, तो उन सब में इनका म्यूजिक का प्रोडक्शन रहा था। फिर ये जो लेटेस्ट मूवी थी क्रू, उसमें भी इन्होंने इनके सॉन्ग्स थे। तो ये एक हमारा जो क्रू आइडिया था उसमें जो रिसेंटली हमने रिकमेंडेशन दिया था, वो कंपनी है टिप्स। और कुछ एग्जिट कॉल्स भी थी इसमें, एक लोगो मिसिंग है ग्रेविटा का। तो सेरा सैनिटरी वेयर जो हमने आई गेस लास्ट 1.5 या 2 years पहले री इनिशिएट किया था, तो उस पे हमने एग्जिट कॉल दिया है, लुकिंग प्योरली एट द वे इट हैज रन अप। इट हैज रन अप वेरी वेल। इट इज राइट नाउ एट वेरी रिच मल्टीपल। तो nowhere have the fundamentals changed of the company. It is still a good company, but looking at the valuation, we feel that it is a good time to exit this company and utilize our funds in other calls that can give a better return than Sera. And another one is Gravita India, जो हमने लास्ट मार्च महीने में आई गेस हमने वो उसको रेकमेंड किया था। तो 3-4 months में इट हैज मोर देन डबल। तो हमने उसमें भी सेम रीजन, बिकॉज ऑफ द मल्टीपल दैट इट इज ट्रेडिंग एट। so that's why we had given an exit call in that as well, and the logic remains same। दूसरे जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज है फंडामेंटली, उनमें आप पैसा रोक के उधर आपको बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं। एंड जैसे ही सेरा का मैंने बोला था कि री इनिशिएट किया था, वैसे ही सेरा और ग्रेविटा दोनों को हम री इनिशिएट कर सकते हैं आगे जाके, इफ वी फील दैट इट इज अवेलेबल एट अ फेयर मल्टीपल गोइंग अहेड। So nothing has changed fundamentally, but only because of valuation we've given an exit call. So thank you everyone. We will take questions if any. सर गुड इवनिंग सर। Good evening. सर जैसे मार्केट एक रेगुलर वे में बढ़े जा रहा है, तो अभी हमें क्या प्लान करना चाहिए सर? कि क्या हमें 30-40% कैश में रहना चाहिए? तो डिपेंड करता है कि ट्रेडर हो कि इन्वेस्टर। अगर ट्रेडर हो तो जो हम स्टॉप लॉस देते रहते हैं, खास करके जो शॉर्ट टर्म के बेसिस पे जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हर दिन हम रिन्यूअल्स देते हैं, उसको ध्यान में रखो। वीकली टेक्निकल रिपोर्ट हमारा वीकली बेसिस पे होता है, उसमें थोड़े से हम
पोजिशनल व्यू के हिसाब से सपोर्ट बताते हैं। आज के रिपोर्ट में हमने सर जो वो आपका बहुत ही औसम है, सुपर है। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन क्या आता है ना सर, कि जैसे हमारे ना कुछ पोजीशन फंस गए हैं सपोज, और अचानक से वो जो फॉलिंग मारता है ना बाजार जब, तो वो तो एसएल भी नहीं होता है वहां, तो ऐसा लगता है कि ये पूरा जो हमने रैली खींचा था वो पूरा डाउन हो गया करके। पहले तो इसमें आपने जो भी स्टॉक लिया है वो क्यों लिया है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म हम्म, इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है तो जो भी फॉल आता है इनफैक्ट वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है, एक्यूमुलेशन अपॉर्चुनिटी। और आपने मोमेंटम को प्ले करने के लिए लिया है तो स्टॉप लॉस उसमें रखना जरूरी है। तो जैसे हमने अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको कैसे क्लासीफाई किया है कि ट्रू आइडिया है वो प्योरली फंडामेंटल कॉल है। तो उसमें तो अगर गिरता है तो स्टॉक हम और बाय करने की एडवाइस देते हैं अनलेस हमारा थीसिस उसमें चेंज होता है। तो अल्फा वो प्योरली टेक्निकल कॉल है तो उसमें कोई फंडामेंटल हम नहीं देखते और स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। तो वैसे ही आप जो भी लेते हो हमारे रिकमेंडेशन पे लेते हो या अपने हिसाब से लेते हो तो उसमें जो आपका थीसिस है वो ध्यान में रखो। मोमेंटम प्ले करने के लिए लिया है तो स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। और प्योरली बिजनेस को मॉडल को देख के लिया है, जब तक वो बिजनेस मॉडल आपका थीसिस चेंज नहीं हो तब तक उसमें निकलने की जरूरत नहीं। ओके, थैंक यू सर। और सर जैसे बहुत टाइम से बुल मार्केट है और करेक्शन ही नहीं आया, 2021 2022 में आई थिंक आया था, 21 में शायद ना सर, अक्टूबर में। रिसेंटली तो ये इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन ही आया था पर वो शॉर्ट लिव्ड था। वैसे देखने जाओ तो ऊपर के लेवल से करीबन 8% गिर गया था पर वो ज़्यादा नीचे टिका नहीं। वो सही बात है कि काफ़ी टाइम से बड़ा करेक्शन आया नहीं है। बट ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जब तक इम्पोर्टेंट लेवल्स नीचे के साइड ब्रेक नहीं होते तब तक तो हमको नहीं लगता कि बड़ा करेक्शन आएगा। तो इसीलिए हम हर महीने के वेबिनार में इम्पोर्टेंट लेवल्स बताते रहते हैं। ब्रॉडली हमने देखा है कि बड़ा करेक्शन जो बेयर मार्केट बोलते हैं वो तभी आता है जब निफ्टी के मंथली चार्ट्स पे 20 महीने के मूविंग एवरेजेस ब्रेक होते हैं। तो ये हम बताते रहते हैं पीरियोडिकली। अभी तो वो लेवल्स काफ़ी नीचे हैं, उसको डिस्कस करने का भी मतलब नहीं है। तो बेसिकली यही है कि ट्रेंड को फॉलो किया जाए और बाकी तो बेसिकली वैल्यूएशन तो निहाल ने भी डिस्कस किया कि अपने आउटरेजियस नहीं है। फेयर जो मीडियन वैल्यूएशन है लॉन्ग टर्म के उसके एवरेजेस पे ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे कोई एब्सर्ड वैल्यूएशन पे नहीं है मार्केट जो मतलब यहाँ से बहुत बड़े फॉल का एक डर हो। तो मेरे हिसाब सर से बड़े फॉल का डर नहीं है, एग्री, क्योंकि अभी तो जो बड़े प्लेयर हैं वही बाहर निकल के अब जाके आए हैं, बिकॉज पिछला पूरा रैली एचडीएफसी और कोटक वगैरह तो परफॉर्म ही नहीं किए, और रिलायंस भी उतना ज्यादा नहीं किया था। सो ये जो चीज है, सेक्टरल ये तो और रोटेशन ज्यादा सरप्राइज कर रही है ना, कि अभी मार्केट में यानी कि नेक्स्ट रैली टाइप का स्टार्ट हो गया है। इसलिए तो हम ये करते हैं मंथली मीट्स के। अब जैसे आज हमने स्पेशलिटी केमिकल डिस्कस किया तो हर एक को वैसे स्टॉक या ऐसे सेक्टर ढूंढने जहाँ पे फंडामेंटली या टेक्निकली हमको कंफर्ट है। तो हमारी तो यही रहती है एफर्ट के मार्केट लेवल पे है तो फ्रेश अगर जो बाइंग करते हो तो वैसे जगह पे करो जहाँ पे थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड बेटर हो। तो वही स्ट्रेटेजी करनी चाहिए। एंड ये जैसे वैल्यूएशन का सर ने बताया तो ये आज का ही आर्टिकल है इन इकोनॉमिक टाइम्स। तो जैसे 80,000 75,000 ये सारे बड़े नंबर्स हम देखते हैं तो तब के पी कंपेयर करके इन्होंने दिखाया। तो राइट नाउ द पी इज एट द लोएस्ट पॉइंट, जैसे हम देख सकते हैं 24.3। तो वैसे ही इधर बाजू में फिर दिखाया भी है कि कंपनीज विथ हायर वैल्यूएशन देन देयर एवरेज 5 ईयर और 3 ईयर पी। तो पॉकेट्स हमेशा रहते हैं कि जहाँ पे आपको लगेगा कि ये काफी रिचली वैल्यूड है, तो वहां से आपको एग्जिट करके कोई दूसरी जगह मतलब एंट्री लेनी चाहिए। जैसे सर ने आज भी बताया कि जो केमिकल स्टॉक्स उन्होंने काफी अंडर परफॉर्म किया है काफी टाइम से, एंड इफ यू फील द प्राइसेस हैव बॉटम्ड आउट दैट वी डू फील इन सम केसेस, तो वहाँ फिर एंट्री लेके वो गेम प्ले करनी चाहिए। राइट राइट। सर ऑटो एंसिलरी में कैसा है सर, ऑटो एंसिलरी लाइक श्री राम पिस्टन, डिवगी,
मदरसन, ये क्या ऑटो एंसिलरी में अभी मतलब फ्रेश ब्रेकआउट्स आए थे कुछ दिन पहले सर, तो वो क्या कुछ परफॉर्म करेंगे सर? तो वैसे तो ऑटो मेन ऑटो स्टॉक्स तो काफी चल गए हैं, पर ऑटो एंसिलरी स्टॉक भी चले हैं, तो ऑटो स्टॉक्स जितने नहीं चले। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी है, जैसे ASK ऑटो है, मदरसन सुमी वायरिंग है। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स तो मेरे को देखने पड़ेंगे, पर डेफिनेटली ऑटो इंसुलेटर में भी विल हैव टू चेक कि कहाँ पे कंफर्ट लेवल है। फंडामेंटली निहाल आपको बता सकता है, तो आप व्हाट्सएप पे जो नंबर दिया है उस पर आप क्वेरी छोड़ेंगे तो विल गेट बैक टू ऑन दैट नंबर। वहाँ उस मैसेज के रिप्लाई में हम आपको बताएंगे कि कहाँ पे कंफर्ट है। पक्का सर, पक्का। आपको सर टीवी पे देखता रहता हूँ मैं, आज पहली बार मेरे को टाइम नहीं होता था तो मैं नहीं करता था ज्वाइन, बट अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है कि प्रूडेंट को मैं स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा हूँ, और मैं 2 साल पहले ही चैनल पार्टनर बना हूँ। सो मैं तो आपको टीवी पे देख देख के ही इम्प्रेस होता रहता हूँ। और आपके सर ये जो हमारे जो प्रूडेंट में ना बहुत ही अच्छे इंट्राडे कॉल भी बहुत एक्यूरेसी के साथ आते हैं। कभी कभार बाई चांस ही कोई मैंने देखा है कि मिस होता है, मतलब कि आउट हो जाता है असल में, बट सर अगले दिन वो परफॉर्म कर जाता है। मतलब अभी तक ऐसा मैंने कई बार देखा है कि जैसे उस दिन नहीं चला, वो जैसे एक दिन BEML नहीं चला था सर आपका, बट फिर वो 2 दिन बाद इतना ज्यादा रॉकेट अब भाग रहा है कि मतलब बेसिकली हम टेक्निकल कॉल्स में तो मैं और वीरेंद्र इंट्राडे कॉल्स वीरेंद्र राठौड़ देता है। तो हमारा जो मेथड रहता है कि एक ट्रेंड को हम फॉलो करते हैं, हमारे सेटअप को फॉलो करते हैं, हमारे क्राइटेरिया हैं वो फिक्स हैं। तो उसमें जो सेट होते हैं वो स्टॉक की हम, चाहे वो इंट्राडे के लिए हो या प्रूडेंट ट्रेड में हो या अप्रूवल अल्फा में हो, तो बेसिकली उसमें टाइम फ्रेम चार्ट्स का बदलता है, इंट्राडे चार्ट्स, डेली चार्ट्स, लॉन्गर टर्म चार्ट्स, ड्यूरेशन, हायर नहीं सर, ड्यूरेशन तो फिर आप जो खिलाड़ी वाले में जो देते हो सर, खिलाड़ी नंबर 1 जो आता है, उसमें के। वो किस बेस पे होता है सर? मेरी बात सुनिए, इसको अभी हम पर्सनल डिस्कशन पे नहीं ले जाएंगे। दूसरे जो है वो 1-to-1 डिस्कशन में रखेंगे। अभी जो जनरल क्वेश्चंस हैं दूसरों के वो ले लेते हैं, बाकी 1-to-1 पे फर्दर। सॉरी सॉरी सॉरी। आई थिंक देर आर नो मोर क्वेश्चंस। तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो स्टॉक रिलेटेड या सेक्टर रिलेटेड, यू कैन आस्क ऑन द व्हाट्सएप नंबर जो हमने दिया है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सी यू अगेन नेक्स्ट मंथ। थैंक यू।